Hello students, welcome back to our channel NEET Foundation 9th and 10th. My name is Sachina and I've done my masters in physics. So जितने भी न्यू स्टूडेंट्स आए हैं और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो आप एक काम कर सकते हैं। एंड वो क्या काम कर सकते हो, देखो वीडियो के नीचे देखेंगे आप तो आपको इस तरीके से सब्सक्राइब का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। सब्सक्राइब करने के बाद में साइड में देखेंगे तो आपको बेल आइकन दिखाई दे रहा होगा। उस बेल आइकन पे क्लिक करके आप ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए। इससे होगा कि हमारी जितनी भी वीडियोस है वो सारी की सारी ऑन टाइम आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। एंड कोई भी ऐसी वीडियो नहीं होगी जो कि आपकी रह जाएगी, आप नहीं देख पाएंगे उसे, ठीक है। तो अगर आपको हमारी सारी वीडियोस देखनी है तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पे आप क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। एंड देखो जो भी हम क्लास में पढ़ रहे हैं उसके हैंड रिटन नोट्स आप ले सकते हो, ठीक है। हैंड रिटन नोट्स आप ले सकते हो, डीपीपीज ले सकते हो, हमारे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस ले सकते हो अपनी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। अगर ये सारी चीज़ें आपको चाहिए तो आपको एक और काम करना है, और वो क्या काम करना है, हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है नीट फाउंडेशन क्लास 9th एंड 10th। इस टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो। इस ग्रुप का लोगो देखेंगे नीट फाउंडेशन, इस तरीके से आपको उसका लोगो दिखाई देगा, तो वहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने का एक और तरीका ये है कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करोगे तो वहाँ पे आपको लिंक दिख जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप जाओगे, क्लिक करोगे तो आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर पाओगे। सो मेक श्योर दैट आप ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम ग्रुप को, ताकि सारी वीडियोस ऑन टाइम आपको मिलते रहें एंड सारे नोट्स सारी चीज़ें आपको मिलती रहें। सो नाउ लेट अस स्टार्ट अवर क्लास। अब देखो आज हम क्या करने वाले हैं वो देखते हैं। हम क्या कर रहे हैं देखेंगे एक बार। ओके अब देखो हम क्या कर रहे हैं, हम क्लास 9th का एक चैप्टर कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। आज हमारा क्या है, इसका 4th लेक्चर है। तो ऑलरेडी इसके 3 लेक्चर जो है वो हमारे चैनल पे आ चुके हैं। अगर वो लेक्चर्स आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो मेक श्योर कीजिए कि आपने वो तीनों लेक्चर्स देख लिए हैं, ठीक है। उन तीनों लेक्चर्स को देख लो ताकि पूरा चैप्टर जो है वो आपको आसानी से अच्छे से समझ में आ सके एंड सारी चीज़ें आपको समझ में आती रहे विद फ्लो, ठीक है। सारी चीज़ आपको समझ में आएगी एंड ये जो 4th लेक्चर है वो भी आपको आसानी से समझ में आ पाएगा फिर। सो नाउ लेट अस स्टार्ट अ क्लास। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं एटॉमिक मास के बारे में, ठीक है। इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, एटॉमिक मास के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो लास्ट क्लास में हमने देखा था एटॉमिक एटम क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। एटम का साइज कितना होता है वो चीज़ें हमने देख ली थी। अब हमें क्या देखना है, एटॉमिक मास के बारे में देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जब हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ी थी तो सबसे मेन कॉन्सेप्ट, एक सबसे रिमार्केबल कॉन्सेप्ट जो उन्होंने दिया था वो क्या दिया था, वो दिया था एटॉमिक मास का, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अकॉर्डिंग टू हिम ईच एलिमेंट हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास, ठीक है। यानी कि उनके अकॉर्डिंग क्या है कि कोई भी एलिमेंट जो है उस हर एलिमेंट का एक अलग कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास होता है। यानी कि कोई भी एलिमेंट है, जिस भी एटम का वो बना हुआ है उस एटम का कुछ ना कुछ मास ज़रूर होगा और उसी एटम से फिर वो एलिमेंट जो है वो बना हुआ है, ठीक है। द थ्योरी could explain the law of constant proportion so well that scientists were prompted to measure the atomic mass of an atom। तो जो एटॉमिक थ्योरी है, जो डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी, उस थ्योरी ने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो है वो इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था कि जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बाद में हर एक एटम का एटॉमिक मास जो है वो कैलकुलेट करने का, मेजर करने का सोचा था, ठीक है। सिंस डिटरमाइनिंग द मास ऑफ एन इंडिविजुअल एटम वॉज अ रिलेटिवली डिफिकल्ट टास्क। अभी देखो एटम का साइज जो है वो काफ़ी स्मॉल होता है, हमने ये बात की थी, एटम का जो साइज है वो काफ़ी स्मॉल होता है। तो इतने छोटे से ऑब्जेक्ट का, इतने छोटे से एटम का मास मेजर करना काफ़ी ज़्यादा रिलेटिवली मुश्किल टास्क है, काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क है। तो उस एटम का, पर्टिकुलरली उस एटम का मास एग्जैक्टली मेजर ना करके क्या मेजर किया गया, रिलेटिव मास मेजर किया जाए। अब रिलेटिव मास क्या होता है ये चीज़ें हमें समझनी है, ठीक है। रिलेटिव मास क्या होता है ये चीज़ हम देखेंगे। देखो जैसे एक एग्जांपल लेंगे, देखो यहाँ पे एग्जांपल में क्या है,
लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ कंपाउंड। तो एक कंपाउंड का एग्जाम्पल लेंगे। कौन सा कंपाउंड है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड किस किस एटम से बना हुआ है? एक तो आता है कार्बन और दूसरा क्या आता है? ऑक्सीजन आता है। तो ये देखो, ये देखा गया है कि जब कार्बन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करते हैं तो अगर इट वाज ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली दैट 3 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइंस विद 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि 3 ग्राम ऑफ कार्बन जो है वो कंबाइन करता है विद 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इसको दूसरे वर्ड्स में हम क्या कह सकते हैं? इन अदर वर्ड्स, कार्बन कंबाइंस विद 4/3 टाइम्स इट्स मास ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि कार्बन जो है कितने ऑक्सीजन के से कंपेयर केस कितने ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन करता है? तो कार्बन का जितना भी मास हो उसका 4/3 टाइम्स आप ऑक्सीजन का मास कर लोगे और आपस में उनको फिर आप कंबाइन कर पाओगे। ठीक है, तो हमेशा कार्बन जो है वो 4/3 टाइम्स होता है किसके? जो ऑक्सीजन है वो कितना होता है? 4/3 टाइम्स होता है ऑफ कार्बन। ठीक है, सपोज वी डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट। तो पहले के टाइम पे देखो, जो एटॉमिक मास होता है उसकी यूनिट क्या होती थी? AMU। एटॉमिक मास की यूनिट क्या होती है? AMU। जैसे डिस्टेंस आप मेजर करते हो तो मीटर्स में मेजर करते हो, अगर आपको मास मेजर करना है तो नॉर्मली आप ग्राम में करते हो, लेकिन एटम का मास बहुत ज़्यादा स्मॉल है तो उसके लिए एक अलग से यूनिट है। और वो क्या यूनिट है? पहले के टाइम पे मेजर किया जाता था एटॉमिक मास यूनिट, लेकिन अब जो है वो सिर्फ क्या बोला जाता है? यूनिफाइड मास। ठीक है, ये क्या है? यूनिफाइड मास है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? देखो, हमें क्या करना है, ये जो 1 AMU या फिर 1 यूनिट है, यूनिफाइड मास है, इसको हमें क्या करना है? डिफाइन करना है। ठीक है, तो इसको डिफाइन करने के लिए देखो, पहले के टाइम पे क्या किया जाता था? कार्बन जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मास हमने 1 यूनिट के इक्वल रखा था एंड बाद में फिर किसी भी एटम का हमें मास मेजर करना है तो ऑक्सीजन के रिलेटिव ही हम मेजर करते थे। तो इसका रीज़न क्या था? ऑक्सीजन के रिलेटेड हम क्यों यूज़ करते थे? वो हम करते थे, ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड फॉर्म्ड कंपाउंड्स। तो ऑक्सीजन ही हमने क्यों यूज़ किया? उसके 2 रीजंस थे, और 2 रीज़न क्या है? बिकॉज ऑक्सीजन जो है वो बहुत सारे कंपाउंड्स के साथ में नॉर्मली रिएक्ट करता है, तो काफ़ी सारे एलिमेंट्स के साथ में ये रिएक्ट कर रहा है, इसलिए ये 1 रीज़न था। एंड दूसरा रीज़न क्या था? दिस एटॉमिक मास यूनिट गिव मासेज ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स एज होल नंबर्स। अगर हम ऑक्सीजन को यूज़ करके एटॉमिक मास निकाल रहे हैं तो बाकी के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी एटम्स हैं, उनका जो मास है वो होल नंबर्स में हमें मिल पा रहा था। ठीक है, और होल नंबर्स में आ रहा है तो वो हमारे लिए इजी होगा। ठीक है, तो ये 2 रीजंस हैं जिनकी वजह से ऑक्सीजन को यूज़ किया गया था। लेकिन बाद में हुआ क्या? बाद में देखोगे, बाद में क्या हुआ था? इन 1961 में क्या हुआ? ऑक्सीजन को छोड़ करके क्या यूज़ किया गया? अब कार्बन को लिया गया कि कार्बन के हिसाब से रिलेटिव टू कार्बन जो बाकी चीज़ों का मास है वो मेजर किया जाएगा। और कैसे मेजर किया जाएगा? उसमें हमने यूज़ किया था कार्बन 12 आइसोटोप। कार्बन 12 आइसोटोप यूज़ किया था फॉर मेजरिंग द मास ऑफ अदर एटम्स। ठीक है, तो कार्बन 12 आइसोटोप को एक स्टैंडर्ड रेफरेंस के लिए यूज़ किया गया था। कैसे? अब 1 यूनिट को डिफाइन करेंगे। देखो, 1 एटॉमिक मास को डिफाइन करेंगे। 1 एटॉमिक मास यूनिट इज अ मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। ठीक है, यानी कि कार्बन 12 एटम है हमारे पास, उसका जितना भी मास है उसको आप 12 हिस्सों में डिवाइड कर दो। आपको क्या करना है? कार्बन 12 एटम का जितना भी मास है उस मास को आप 12 पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे तो जो एक पार्ट होगा उसका मास कितना होगा? 1 AMU के इक्वल। ठीक है, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो आपके पास ये क्या है? C12 एटम है। आपके पास ये क्या है? एक C12 एटम है। इसको क्या करो आप? 12 हिस्सों में इस तरीके से डिवाइड कर दो। इसको क्या कर दो? 12 इक्वल हिस्सों में आप इस तरीके से डिवाइड कर सकते हो। तो जो एक हिस्सा आपका निकलेगा
जो एक हिस्सा आपका निकला है उसका मास कितना हो जाएगा 1 AMU के इक्वल। इसको बाद में कंपेयर किया जा सकता है। आप एग्जांपल के लिए एक वाटरमेलन का भी एग्जांपल ले सकते हो। जैसे मान लो एक वाटरमेलन है आपके पास, उसको आपने 12 हिस्सों में कट कर दिया, तो जो एक हिस्सा अलग से निकलेगा उस हिस्से का मास कितना हो जाएगा 1 यूनिट के इक्वल। तो इस तरीके से आप ये चीज़ें सोच सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें देखो आपको अच्छे से समझ में आई। एटॉमिक AMU 1 AMU या फिर 1 यूनिफाइड मास कितना होता है, ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई। यहाँ पे देखो, इस टेबल को अगर देखोगे, यहाँ पे आप अटोमिक मासेस ऑफ अ फ्यू एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं, उनका अटोमिक मास यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन का अटोमिक मास कितना है, एटॉमिक मास यूनिट में ही बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 1 यूनिट। ऐसे ही कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 12। ऐसे ही नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा 14। ऑक्सीजन का कितना है 16। तो डिफरेंट एलिमेंट्स का एटॉमिक मास जो है वो क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। तो यहाँ पे देखो, इस टेबल को आप क्या कर सकते हो, लर्न कर सकते हो। ये बेसिक मोस्ट कॉमनली यूज्ड एलिमेंट्स है, जो को बाद में आप बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हो। तो आप क्या कर सकते हो, इन एटम्स के मास को आप लर्न कर सकते हो। एक साथ ज़रूरी नहीं है, विद टाइम जैसे जैसे यूज़ करोगे इनको, वैसे वैसे आपको याद होते रहेंगे ये। ठीक है, सो आज हम इतना ही करेंगे। आज हमने जितना भी किया है आपको क्या करना है, वो सारा रिवाइज करना है। एंड नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट, एटम्स जो वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं वो देखना है हमें। ठीक है, तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। अभी तक फिर आपको क्या करना है, जितना भी हमने किया है वो सारा रिवाइज कर लो। ठीक है, सो बाय एंड टेक केयर स्टूडेंट्स।